हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, और अब तक हमने डिस्कस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट किए हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोशन देन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने डिस्कस किया मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मास एंड वेट एंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, और उसी से कनेक्टेड कुछ पॉइंट है कि वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ मून सरफेस। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें डिस्कस करना है। देखिए, स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर कैपिटल जी जो है दैट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं एज अ डिफरेंस कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, स्मॉल जी जो है और ये कैपिटल जी, तो स्मॉल जी है, इट इज नोन एज gravitational acceleration. It is known as universal gravitational constant. फिर दूसरा मेजर डिफरेंस स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रहता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट देखिए जी का वैल्यू जो है, देखिए जी है, स्मॉल जी होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, और ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, बेटा एक्चुअली बारिश का सीजन है, अब क्या करें, कुछ तो गड़बड़ है, आज गड़बड़ हो रही है। मैं इनके अकाउंट से लूँ या किसी के अकाउंट से लूँ, नेटवर्क तो एक ही एरिया का आएगा ना। हाँ बोलिए।
कैपिटल जी का ऐसा यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। आपका स्मॉल जी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल जी आपका स्केलर क्वांटिटी। अब स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, स्मॉल जी, हाँ, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है, स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो, हाँ बेटा बोलो, स्क्रीन ही नहीं आ रही है। और किस किस को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? और किन किन लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका जो वैल्यू है स्मॉल जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू क्या रहता है? स्मॉल जी का वैल्यू रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का वैल्यू रहता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, मैं वापस से बोल रहा हूं, बोर्ड आप सब लोगों को विजिबल है? अब स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस जो है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। प्लेस टू प्लेस स्मॉल जी की वैल्यू जो है, प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होती रहती है। प्लेस टू प्लेस स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, इट विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स, पोल्स पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। बाकी स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अभी, और किसको वीडियो और साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है? नेक्स्ट जो है स्मॉल जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इट चेंजेस इट्स वैल्यू प्लेस टू प्लेस, जबकि इट्स वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट इन होल यूनिवर्स। That's why it is known as universal gravitational constant. इसको हम क्या बोलते हैं? सो देखिए,
मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं सारी वैल्यूज, सारे पॉइंट्स एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। स्मॉल g stands for, it is known as universal small g is known as acceleration due to gravity or gravitational acceleration. Capital G stands for universal gravitational constant. क्या बोलते हैं? Universal gravitational constant. स्मॉल g का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल G का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल g आपका कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और कैपिटल G आपका कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। अब स्मॉल g की जो वैल्यू है अर्थ सरफेस पर कितनी रहती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि स्मॉल g का जो एक्सप्रेशन मैंने बताया था वो क्या था? कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब स्मॉल g जो है, स्मॉल g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होती रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, जबकि कैपिटल G का वैल्यू जो है इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट इन अ होल यूनिवर्स। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। सो दीज आर द 5 पॉइंट डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। अब जैसे यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है कि g का वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होता रहता है। अलग अलग प्लेस पर इसका वैल्यू अलग अलग रहता है। तो देखिए इसी पॉइंट को मैं आगे एलोबरेट कर रहा हूं। क्या चीज है इसमें? मेन पॉइंट क्या है कि नॉर्मली हम अर्थ का जो शेप है वो कैसा कंसीडर करते आए हैं अब तक? अर्थ का शेप कैसा कंसीडर करते आए हैं? अर्थ का शेप स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। कैसा कंसीडर किया है? स्फेरिकल। ये अर्थ, इसका रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम। तो अब अर्थ सरफेस पर g का जो वैल्यू होता है सारे पॉइंट्स पर, अब तक कैसा बोला जाता था कि भाई g की वैल्यू जो है वो, स्मॉल g की वैल्यू जो है वो अर्थ सरफेस पर कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि अर्थ का शेप कैसा माना जाता था? स्फेरिकल। लेकिन अर्थ का जो एक्चुअल शेप होता है वो कैसा रहता है? इलिप्टिकल। कैसा रहता है? इलिप्टिकल, इलिप्स जैसा। तो क्या होगा? ये पोल है और ये लाइन जो है वो इक्वेटर है। मतलब इलिप्स जैसा। इलिप्स मतलब अंडाकार। ये पोल है, ये हाँ, अर्थ का शेप जो होता है वो इलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? इलिप्टिकल। मतलब पोल का रेडियाई छोटा, देखिए यदि स्फेरिकल होता तो यहाँ की रेडियाई और ये रेडियाई दोनों सेम होती, जबकि ये पोल है, ये इक्वेटर है। तो नॉर्मली क्या होता है? पोल का जो रेडियाई होता है वो इक्वेटर की रेडियाई से कम होता है। रेडियस एट द पोल इज लेसर देन द रेडियस एट इक्वेटर। रेडियस एट पोल इज लेसर देन द रेडियस एट इक्वेटर। आरपी क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। तो देखिए आपको ये डायग्राम से आपको विजिबल हो रहा होगा कि रेडियस ऑफ पोल जो है वो रेडियस ऑफ इक्वेटर से कम है। अब आपका जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? जी का एक्सप्रेशन होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहेगा।
क्या रहेगा, कम रहेगा। तो देखिए एक्सेलरेशन एट पोल इज मोर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल इज मोर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर। इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोल की रेडियस छोटी होती है इक्वेटर की रेडियस से। ये देखिए आपका पोल का रेडियस कम है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है। तो इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर पर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, और पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। पोल पर क्या रहेगा, पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी और इक्वेटर पर क्या रहेगी, कम रहेगी। इक्वेटर पर क्या रहेगी, कम रहेगी। सो वैल्यू ऑफ जी एट पोल एंड इक्वेटर, ये हमारा जो पॉइंट था वो मैं डिस्कस कर रहा था कि अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा रहता है, इलिप्टिकल रहता है। कैसा रहता है, इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल शेप होने की वजह से पोल की जो रेडियाई है, पोल की रेडियाई देखिए कम है इक्वेटर की रेडियाई से, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर से ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है कि इफ यू परचेज एनी वैल्यूएबल थिंग एट द इक्वेटर और उसको सेल करें आप पोल पर जाके, क्या करें, इक्वेटर पे परचेज करके उसको कहां सेल करें, पोल पर जाके सेल करें, तो आपको उसका जो है प्राइस ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, उस वैल्यूएबल, जैसे आपने गोल्ड लिया या प्लेटिनम लिया, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट ली, कोई वैल्यूएबल थिंग ली, इफ यू परचेज इट एट इक्वेटर एंड सेल इट आउट एट पोल, तो आपको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी ज्यादा, क्योंकि क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल इज मोर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर। तो यदि इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मास से, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोल इज मोर देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, m इंटू जी क्या होता है, वेट। m इंटू जी क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटी जो फोर्स एक्सर्ट करती है, ग्रेविटी जो क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, वो फोर्स, ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अपने सेंटर की तरफ एक्सर्ट कर रही है, वही फोर्स क्या बोला जाता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वैल्यूएबल चीज आप परचेस कर रहे हैं तो उसका वेट पोल पर ज्यादा होगा और इक्वेटर पे कम रहेगा। तो आपने इक्वेटर से परचेस करके पोल पर सेल किया उसको, तो आपको उसका ज्यादा प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा प्राइस मिलेगा। और इसमें उल्टा ये भी हो जाता है कि आपने पोल पे परचेस करके इक्वेटर पे सेल किया तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग रहती है। क्या रहती है, अलग अलग प्लेसेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है, अलग अलग रहती है। इज इट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। वैल्यू ऑफ जी जो रहेगी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पर जी का वैल्यू क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। हाँ जी बोलिए बेटा। हाँ बेटा, मैं आपकी बात समझ गया बेटा, पर अभी मेरे पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है। जितना आपको समझ में आ रहा है आप एक बार आज इसको देखिए। मैं इसका वीडियो अभी अपलोड करूंगा इसको, ठीक है? तो वहां से थोड़ा सा उसको आज के लिए आप थोड़ा सा अर्जेंटली इसको देख लेना, ठीक है? आज के लिए थोड़ा सा मैनेज करो,
ठीक है, तो ये मैंने आपका आज जो पॉइंट डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, मास एंड वेट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, मास एंड वेट। ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर मास और वेट क्या होगा। ठीक है, तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर का क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट is called its mass. Quantity of matter present in the body or present in any object is called its mass. और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट रहेगा किलोग्राम। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, सॉरी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट आता है वेट। वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। सो इट इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वो फोर्स क्या बोला जाता है, वो फोर्स बोला जाता है वेट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। तो और अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो अपने सेंटर की तरफ लगा रही है। तो वेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, वेट क्या होगा, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट इज कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर। देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस r, ये अर्थ का मास m, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है हमने स्मॉल m का। तो अर्थ क्या कर रही है, उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो फोर्स होगा वो होगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अब G कैपिटल M बाय r स्क्वायर होता है स्मॉल g, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो G कैपिटल M बाय r स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया स्मॉल g, तो ये हो गया m इंटू जी, और यही क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या हो गया, वेट क्या हो गया, वेट हो गया मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m इंटू जी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और ये किस तरीके की क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और वेट को रिप्रेजेंट करते हैं W इज इक्वल टू m इंटू जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W इज इक्वल टू m इंटू जी। अब इसके अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। क्या पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मैं यस हाँ बोलो बोलो, ओके। देखिए वेट क्या है, मास क्या है, मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, कि उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास बोला जाता है। और वेट क्या होगा, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। देखिए वेट का एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया, G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। देखिए ये अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ के ऑब्जेक्ट पर, अर्थ की सरफेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, तो अर्थ क्या कर रही है, उसको अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। तो
वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स सर्फेस। अर्थ की सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट प्लेस है उसके सेंटर, अर्थ उस पर जो अपने सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स क्या बोला जाता है? वेट। क्या बोला जाता है? वेट। तो वेट एक तरीके से क्या हो गया? फोर्स। वेट क्या हो गया? फोर्स। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। अब देखिए जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो टर्म है ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? स्मॉल जी रख दिया। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एम इंटू जी। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आया समझ में? अब वेट एक तरीके से फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। तो वेट का ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा? न्यूटन। और अब फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेट भी एक तरीके से क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? इज इट क्लियर? राहुल अभी समझ में आया आपको? ठीक है। तो देखिए वेट क्या है? वेट आप हाँ, मास क्या है? मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। और वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये 3 पॉइंट डिफरेंसेस के अंदर भी हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट हैं जो डिफरेंसेस पे कंसिडर किए जाते हैं। तो वो पॉइंट क्या है? तो वो मैं डिफरेंस के फॉर्म में आपको बता रहा हूं। तो अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। क्या है? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो इस तरफ हमने लिख दिया मास, इस तरफ हमने लिख दिया वेट। मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एम से, वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू से। तो मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्वांटिटी ऑफ मैटर present in any object is called its mass। और वेट क्या है? It is force exerted by earth on object placed on its surface। हाँ जी, नहीं, towards its center। It is a force exerted by the earth on the object placed on its surface towards its center। ठीक है। दूसरा है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। तीसरा डिफरेंस, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड ही चाहिए, लेकिन एक तरीके का फोर्स है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है।
mass of object is always constant. It doesn't change place to place. प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम रहेगी. मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. जो उसका मास है किलोग्राम में, ग्राम के अंदर, वो उस डिफरेंट प्लेस पर भी मास उतना ही रहने वाला है. बट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट का मास जो रहता है वो सेम रहता है, लेकिन डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो डिफरेंट रहेगा. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है m इंटू जी. तो वेट की जो डिपेंडेंस है वो जी पर है. जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही है, इस वजह से वेट की वैल्यू भी जो होगी प्लेस टू प्लेस क्या होती रहेगी? चेंज होती है. प्लेस टू प्लेस जी का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए वेट का वैल्यू भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा. अब एक लास्ट डिफरेंस मास और वेट के बीच में, ठीक है. इट कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस. नॉर्मल फिजिकल बैलेंस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तराजू. मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तराजू यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं. जबकि इट कैन बी वेट जो है वो किससे बैलेंस होता है? स्प्रिंग बैलेंस. आपने देखा होगा जो आपका रद्दी वाला जो आता है वो वेट मेजर करने के लिए एक स्प्रिंग बैलेंस अपने साथ में लाता है. हुक लगा रहता है, हुक से वो आपका जो सामान रहता है वो अटैच करता है और उसका वेट निकाल देता है. तो वेट जो होता है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, जबकि मास जो है वो फिजिकल बैलेंस से मेजर किया जाता है. सो दीज आर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट. इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? एनी डाउट? हाँ बोले. देखिए लास्ट पॉइंट क्या है कि मास का जो मेजरमेंट है, मास को हम मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से. नॉर्मली आपकी जो तराजू होती है, इस आपने आप फ्लोर मिल के उधर जाएं या आप किसी भी राशन वाले के उधर जाएं तो वो मास कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो वो जो मेजरमेंट करता है वो फिजिकल बैलेंस होता है. एक तरफ नॉन मास रखता है, उसी तरफ दूसरा जो खाने पीने की चीज होती है उसका मास रख देता है. तो वो हो गया फिजिकल बैलेंस. और वेट का मेजरमेंट किसके थ्रू होता है? स्प्रिंग बैलेंस. आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, घर पे भी यूज होती है. सिलेंडर वगैरह का मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं. एक स्प्रिंग अटैच रहती है, एक हुक रहता है. हुक से जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं तो स्प्रिंग एलोंगेट होती है, ठीक है. तो स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर लगा रहता है, वो पॉइंटर उसका वेट बता देता है. तो वेट का मेजरमेंट जो है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू किया जाता है और मास का जो मेजरमेंट है वो फिजिकल बैलेंस के थ्रू किया जाता है. तो ये आपका डिफरेंस है. हाँ वो जो वो फिजिकल बैलेंस हुआ, वो फिजिकल बैलेंस हुआ. और स्प्रिंग बैलेंस के अंदर आपने देखा होगा स्प्रिंग एक रहती है, हुक रहता है. हुक के साथ जैसे ही मास कनेक्ट करते हैं तो स्प्रिंग एलोंगेट होती है और उस स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर लगा रहता है, तो वो आपका मास बता देता है, कि वेट बता देता है कि कितना वेट है. नॉर्मली जो आपकी वेटिंग मशीन होती है जिसपे आप खड़े होकर अपना वेट बताते हैं, तो उस वेटिंग मशीन में भी नीचे की तरफ स्प्रिंग लगा रहता है.
तो क्या होता है, आप जैसे उस पर खड़े होते हैं तो आपके वेट की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होती है और स्प्रिंग से अटैच एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर घूम जाता है, तो आपका वेट मेजर हो जाता है। तो वो क्या बोला जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। आपकी जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है। क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। ठीक है, जिनको भी थोड़ा नहीं समझ में आया है, आज वो मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।